गुड मॉर्निंग। एजुकेशनल रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। जाने से पहले टर्म 1 के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जिसमें गध्यान से हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लगा रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को कि देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसें दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फ़ोटो वोटो छपवा दो उनका कहीं। इस तरह का गद्यांश दिया गया है। नीचे कह रहा है किसको यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतूहल भरा लग रहा है, तो यह लग रहा है पान वाले को, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पान वाला कैसा पान खा रहा था? तो पान वाला नया पान खा रहा था। कैप्टन कौन था? तो कैप्टन चश्मा बेचने वाला था। क्वेश्चन नंबर 4, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यह लंगड़ा किसे कहा गया है? तो लंगड़ा यहाँ पे चश्मे वाले को कहा गया है। नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल, किसने कहा? तो यह कहा पान वाले ने। कुछ पाठ्य पुस्तक के भी एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं कि नेताजी का चश्मा किस प्रकार का पाठ है, तो यह है कहानी। नेताजी का चश्मा किस प्रकार की कहानी है, तो यह है भाव प्रधान कहानी है। नेताजी का चश्मा का मुख्य पात्र कौन है, तो उसका मुख्य पात्र चश्मे वाला है। कस्बे के चौराहे पर किसकी मूर्ति लगी हुई थी, तो ये लगी हुई थी सुभाष चंद्र बोस की। हवलदार साहब किस पाठ के पात्र हैं, तो यह है नेताजी का चश्मा का। नेताजी का चश्मा पाठ में किस नेता का वर्णन हुआ है, तो इसमें वर्णन किया गया सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी की मूर्ति में बार बार क्या बदल दिया जाता था, तो नेताजी की मूर्ति में बार बार चश्मा बदल दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 2, गद्यांश बेटे के क्रियाक्रम में तुला नहीं कि पतोह ने ही आग दिलाई उसके, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई पतोह के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती, मैं चले जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको लिए भोजन कौन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चूल्हा पानी भी देगा। तो इस तरह का गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़कर आप लोग को नीचे क्वेश्चन का जवाब देना है। क्वेश्चन कह रहा, बालगोविंद भगत ने बेटे के क्रियाक्रम में क्या नहीं किया, तो उन्होंने तुल नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालगोविंद भगत ने किससे आग दिलाई, तो वो अपने पतोह से आग दिलाई, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बालगोविंद भगत ने पतोह के भाई को बुलाकर उसे क्या आदेश दिया, तो उसे पतोह के दूसरी शादी कर देने के लिए आदेश दिया। पतोह के बारे में बालगोविंद भगत का निर्णय कैसा था, तो अटल था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पाठ के कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, बालगोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, तो ये है रेखा चित्र है। रामवृक्ष बेनीपुरी को क्या कहा जाता है, तो कलम का जादूगर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बालगोविंद भगत किस कद के व्यक्ति थे, तो ये मंझोले कद के व्यक्ति थे। बालगोविंद भगत की उम्र क्या थी, तो 60 से ऊपर। बालगोविंद भगत किस को साहब मानते थे, तो बालगोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। बालगोविंद भगत क्या थे, तो यह एक गृहस्थ व्यक्ति थे। बालगोविंद भगत किस कला में निपुण थे, तो ये नृत्य और संगीत दोनों में निपुण थे। बालगोविंद भगत की मौत किनके अनुरूप हुई, उन्हीं के अनुरूप हुई। आषाढ़ की रिमझिम और समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, वाक्य किस पाठ का है, तो यह है बालगोविंद भगत पाठ का। काव्यांश में क्वेश्चन, हमारे हरी हारिल की लकड़ी मन कर्म वचन नंदन उर या दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी कान्हा कान्हा जा करी, सुनत सो जोग लागत है ऐसो जो करी ककरी, सु तो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न कारी। इस तरह का बयान दिया गया, जिसके नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमारे हरेल की लकड़ी पंक्ति में हरेल लकड़ी किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है कृष्ण को। गोपियाँ कृष्ण को कब कब रटती रहती थी, तो गोपियाँ हर क्षण उसको रटती रहती थी। गोपियों को धर्म की योग संबंधी बातें कैसे लगती है, तो कड़वी ककड़ी जैसे लगती है। व्याधि का शाब्दिक अर्थ है तो रोग। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति कैसा प्रेम था, अन्योन्य प्रेम था। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूरदास का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है, तो यह है सूरसागर।
सूरदास की भाषा क्या है? तो उसकी भाषा ब्रज भाषा है। सूरदास के गुरु कौन थे? तो उनके गुरु थे वल्लभाचार्य। श्री कृष्ण ने किनके द्वारा गोपियों को संदेश भेजा है? तो ये भेजा था उद्धव के द्वारा। उसके बाद है क्वेश्चन कह रहा है कि गोपियों ने किसके आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया? तो ये वाक चतुर के आधार पर। गोपियों ने करुई ककरी किसे कहा है? तो करुई ककरी योग को कहा है। उसके बाद एक और ध्यान से, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराओ ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत ओ छवि उर में कभी नवजीवन वाले, ब्रज छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यानी कभी बादल को गरजने के लिए कहता है ताकि जब बादल गरजेगा तब संसार में परिवर्तन होगा। इस तरह का यानी कि काव्यांश नीचे कह रहा है, घेर घेर घोर गगन धरा धर ओ पंक्ति किस कविता की है? तो यह है उत्साह कविता की। कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो गरजने से लोगों में जोश और परोस बढ़ेगा, इसलिए कवि गरजने के लिए कह रहे हैं। आपकी दृष्टि में बादल किसका प्रतीक हो सकता है? तो यह परोस और क्रांति का। कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं? तो कवि पूरा आकाश को घेरने कह रहे हैं। विद्युत छवि उर में का क्या तात्पर्य है? तो इससे बादल के हृदय में बिजली छिपा होना। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। उत्साह किस प्रकार का काव्य गीत है? तो यह है आहन। उसके बाद कह रहा है कि कवि को आकाश में फैले बादल कैसे लग रहे हैं? तो कवि को काले घुंघराले बालों के समान लग रहे हैं। कवि बादल से गरजने के लिए क्यों कहता है? तो कवि परिवर्तन लाने के लिए। उत्साह काव्य गीत की भाषा क्या है? तो ये है खड़ी बोली। निराला उपनाम से कौन कवि जाने जाते हैं? तो जाने जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। कुछ और क्वेश्चन, 8 नहीं रही कविता में किस महीने की प्रकृति का वर्णन हुआ है? तो ये हुआ है फागुन महीने के। 8 नहीं रही कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ऋतु का हुआ है यहाँ पे बसंत ऋतु का। उसके बाद कह रहा 8 नहीं रही है कि किस रस की कविता है? तो ये है श्रृंगार रस की। आभा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आभा का शाब्दिक अर्थ है चमक। उसके बाद काव्यांश इस तरह का फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन। नीचे क्वेश्चन करा, कवि के अनुसार फसल के लिए आवश्यक तत्व कितने हैं? तो कवि के अनुसार फसल के आवश्यक तत्व 5 है। वायु, जल, मिट्टी, आकाश, हवा। फसल नदियों के पानी का क्या है? तो नदियों के पानी का जादू है। हाथों के स्पर्श का क्या तात्पर्य है? तो मानव श्रम। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म का आशय है सभी प्रकार के मिट्टियों का मिश्रण। सिमटा हुआ संकोच है। हवा की थिरकन का काव्य पंक्ति में अलंकार है। तो अलंकार यहाँ पे कौन सा? अनुप्रास अलंकार। फसल कविता के कवि का नाम क्या है? तो नागार्जुन। उसके बाद पानी का जादू का अर्थ है, पानी का जादू का अर्थ है पानी का अभाव। मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो मिट्टी का गुणधर्म मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कहा गया है। आधुनिक कबीर किस कवि को कहा जाता है? तो नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन किस विचारधारा के कवि हैं? तो ये हैं रहस्यवादी कवि। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण है, यानी कि माता के आंचल का ये गद्यांश दिया गया जिसके नीचे क्वेश्चन है, तो आप सभी इसको भी पढ़ के जाइएगा, अच्छा से देख लीजिए एक बार फिर से, जिसमें कुछ क्वेश्चन है। माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है? तो ये है शिवपूजन सहाय। माता का आंचल किस प्रकार का पाठ है? तो ये है आत्मकथा। माता का आंचल पाठ के लेखक का उपन्यास अंश है, तो देहाती दुनिया। माता का आंचल किस भाषा में वर्णित है? तो यह आंचलिक भाषा में वर्णित है। माता का आंचल में किस दशा की घटनाओं का वर्णन है? तो यह है 30 के। माता का आंचल का मुख्य पात्र कौन है? तो यह है भोलानाथ। भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या है? तो भोलानाथ का वास्तविक नाम तर्केश्वर नाथ है। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण आने की कवि का नाम दिए गए, जैसे पद, तो पद किसके द्वारा लिखा गया? सूरदास। उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। 8 नहीं रही है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यह दंतुरित मुस्कान नागार्जुन। फसल नागार्जुन। और नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश। बालगोविंद भगत। रामबृज बेनीपुरी। माता का आंचल शिव पूजन सहाय। तो ये सब इम्पोर्टेंट आने के कवि का नाम दिया गया है, जिसको अच्छा से पढ़ के जाइएगा। तो आशा करते हैं कि आज आप सभी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को अटेंड करिएगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, बस। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक ऑल माय स्टूडेंट।